हेलो फ्रेंड्स, इतिहास यानी हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले इसमें एक क्लास हो चुकी है और जहां से मैंने उसको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। आपको बता दूं ये क्लास सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिस्ट्री आती है, तो निश्चिंत होकर के इस क्लास को मेरे साथ एंड तक देख सकते हो। देखो, जहाँ से मैंने पहली क्लास को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ इसे। देखो कहाँ से छोड़ा था मैंने, अभी देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ से छोड़ा था। देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसमें महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन हुआ था बेलगाम में, 1924 में हुआ था। थोड़ा पहली क्लास में क्वेश्चन आ गया था ये। आगे, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? ये सुधर्मन को बनाया गया था। जो 11 गणधर हुए थे उसमें से 11वां था ये। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है, उस गणिका का नाम क्या था? तो याद रखना, उस गणिका का नाम था सलावती। क्या नाम था? सलावती नाम था उसका। एक सेकंड। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? जहांगीर जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, उसका कत्ल जहांगीर के कहने पर किया गया था। वीर सिंह देव बुंदेला, या फिर वीर सिंह बुंदेला याद कर सकते हो, इतने से कम चल जाएगा। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल का कत्ल किया गया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। वैसे तो पहले संस्थापक हुए इसके ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक माना जाता है महावीर स्वामी को। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना, यह चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, गुप्त वंश का शासक था। और 9 रत्न रखने वाला भी भारत का पहला शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। आगे देखो, गीत गोविंद जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी जयदेव ने। गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान, और इन्हें राय पितौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, ये राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो आगे ऑप्शन में दिया होगा, चलो इसे छोड़ ही दो। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी, तो उसी के द्वारा शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। ये देखो, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ये बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था इन्होंने, और ये उसी से जुड़े हुए थे, याद रखना। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था? ये जहाज महल का निर्माण कराया था गयासुद्दीन खिलजी ने। आगे देखो, इंडिया डिवाइडेड, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, अच्छे से रट लो इसे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, उनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना की गई थी, याद रख लेना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई बता सकता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना। आगे देखो, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार
एस.एन. सेन को कहा जाता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है एस.एन. सेन को, याद रखना। वेदों की संख्या 4 है, पढ़ा होगा आपने, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आगे देखो, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मांडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, और मुंडको से सत्यमेव जयते। आगे देखो, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, ये पशुपालन था। आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन और कृषि करना ये आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम जो था उस पर मौर्य साम्राज्य का कोई भी शासन नहीं था, याद रखना, और मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र से बाहर था असम। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो याद रखना, रूमंदेई जो अभिलेख है या रूमंदेई जो स्तंभ लेख है वो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसे परुशड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक राजा हुए थे सुदास, और 10 राजाओं की सेनाओं के खिलाफ लड़े थे हुए, ठीक है, याद रख लेना। सुदास और 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध परुशड़ी नदी के किनारे, यानी रावी नदी के किनारे, और इसमें जो सुदास थे वो विजयी हुए थे। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? कौन सी पहाड़ी पर है? तो मौर्य काल की सबसे प्राचीन गुफा जो है ये बराबर की पहाड़ियों पर है, जो बिहार में मिलती हैं, बराबर की पहाड़ियाँ। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो याद रखना, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थशास्त्र में। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ लेख था वो 7वां स्तंभ लेख है, याद रख लेना, जिसमें उसने मस्तिष्क और आत्मा के बारे में बताया है। आगे देखो, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था गूढ़ पुरुष। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जैसे कहते हैं ना गूढ़ रहस्य, तो गुप्तचरों का काम रहस्यों को पहुंचाना या जानना होता था, तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था इन्हें। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? भूमिदान का प्रथम उल्लेख ये सातवाहनों के समय में मिला था। सातवाहनों के द्वारा ही शीशे के सिक्के चलाए गए थे, याद रखना। भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किसके द्वारा? तो सातवाहनों के द्वारा। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो याद रखना, प्रतिष्ठान को वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया था, और ये महत्वपूर्ण महान शासक हुआ था सातवाहन का। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? तो महाराष्ट्र से स्टार्टिंग की थी इन्होंने अपने साम्राज्य की। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सातवाहनों का संस्थापक माना जाता है सिमुक को। किसको? सिमुक। कण्व वंश का संस्थापक ये माना जाता है वासुदेव को। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव को, सातवाहनों का सिमुक को। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दोगुना करवाया था? तो याद रख लेना, जो अशोक द्वारा निर्मित है सांची का स्तूप, उसका आकार दोगुना करवाया गया था शुंग वंश के शासकों के द्वारा। शायद ये ना पढ़ा हो आपने, अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा जो सांची का स्तूप है उसका जो आकार है दोगुना कराया गया था शुंग वंश के शासकों के द्वारा। अच्छे से रट लेना। और शुंग वंश का संस्थापक हुआ था पुष्यमित्र शुंग। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों के द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे, हिंद यूनानियों के द्वारा। और कुषाणों के द्वारा प्योर
गोल्ड कॉइन चलाए गए थे, प्योर सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के कुशाणों के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था जैकोबिन क्लब से श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा गया था। आगे देखो, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो इन्होंने कहा था भारत से धन निष्कासन की नीति को, और इन्होंने ये सिद्धांत भी दिया था धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? तो कुल 9 फसलों का सिंधु घाटी सभ्यता में उगाए जाने का संकेत मिल चुका है, 9 फसलों का, याद रखना। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना रंगपुर से मिले हैं ये उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? तो ये शायद स्मृतियाँ ऑप्शन दिए हुए होंगे तो उसी में से छांटा गया। भारतीय इतिहास में सूरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है सूरकोटदा। यहाँ से घोड़ों की अस्थियों के अवशेष मिले हैं सूरकोटदा से। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखना मेहरगढ़ से मिला है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? तो याद रखना अमरकोश में मिलता है 12 प्रकार की भूमि का। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो ये नागपुर के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सबसे पहले। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था? तो याद रखना अन्नागार, जो मोहनजोदड़ो से मिला था वो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं कुंभकारों के भट्टे। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु कौन सा था? सैंधव निवासियों का प्रिय पशु तो ये सांड था, याद रखना सांड। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं, याद रखना कालीबंगा से। और कालीबंगा राजस्थान में है तो वहाँ से हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? नगर नियोजन, यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि नगर नियोजन उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, याद रखना। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिला है? तो याद रखना ऋग्वेद में 250 सूक्तों में वर्णन मिला है इंद्र का। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी, याद रखना गायत्री मंत्र। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 BC से 600 BC के मध्य राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख मिलता है, याद रखना। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वप्रथम कौन सा मत है? तो याद रखना ये मध्य एशिया से आए थे, यानी बैक्टीरिया, मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए थे। ये मत सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसको मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। देखो हिटलर ने दिया था कि आर्य जर्मनी से आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि आर्य शायद उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था कि आर्य तिब्बत से आए थे। लेकिन इन सभी मतों में जो मैक्स मूलर का मत था कि आर्य मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए थे, तो यही सर्वाधिक प्रचलित है, याद रखना अच्छे से। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो याद रखना ये भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? तो व्यापारी वर्ग के द्वारा इसका सर्वाधिक व्यापार प्रचार किया गया, प्रसार प्रचार। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर
संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ ये विभाजित। देखो, स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दो अनुयायी थे जैन धर्म के। तो स्थूलभद्र तो मगध में ही रहे थे, लेकिन जो भद्रबाहु थे वो श्रवण बेलगोला जो दक्षिणी भारत है उस तरफ चले गए थे। जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो तो कहलाए थे श्वेतांबर, और जो दक्षिण भारत में भद्रबाहु के अनुयायी थे वो कहलाए थे दिगंबर। और दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, याद रख लेना। जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बट गया था। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ये सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता भी कहा गया, और भारतीय एकीकरण का जनक भी इसी को कहा जाता है, इसको बाल गंगाधर तिलक को। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह था आज़ाद हिंद फौज का, याद रखना। आगे देखो, ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? तो गले के हार को ऋग्वेद में निष्क कहा गया है। अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को। वैशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री या चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो याद रखना, वैशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है उसमें चंद्रश्री या चंद्रश्री चंद्रगुप्त को कहा गया है, चंद्रगुप्त को। निम्नलिखित में कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है? अवतारवाद का, तो ये भगवद गीता में मिलता है, याद रखना, भगवद गीता में। इतिहास, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी ये शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, याद रखना। ये देखो, धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में किसके बीच लड़ा गया? जो धर्मट का युद्ध हुआ था वो अप्रैल 1658 में हुआ था, और ये औरंगजेब और उसका भाई था दारा शिकोह, इसके मध्य लड़ा गया था धर्मट का युद्ध। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को मक्का द्वार या फिर बाबुल मक्का कहा जाता है, याद रख लेना, मुगल काल में कहा जाता था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का पुराना किला, और जो लाल किला है उसको बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। अमरकोट के राजा भीड़साल के महल में किस मुगल शासक का जन्म हुआ था? तो याद रखना, हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के किले में, याद रखना। अमरकोट के राजा थे, भीड़साल के महल में हुआ था। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अत का खेल या दोबारा देखो, मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अत का खेल या हरमदल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? तो माहम अनगा थी, माहम अनगा। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? बदायूनी ने कहा है, बदायूनी के द्वारा अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा गया है। अकबर ने किसे कबीरा या कबीराज की उपाधि दी थी? तो याद रखना, बीरबल को दी गई थी ये अकबर के द्वारा कबीरा या कबीराज की उपाधि। अकबर का नौरत्नों में से एक था ये बीरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की? तो वीर सिंह बुंदेला ने की। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह कथन किस बादशाह का था? तो ये जहांगीर का था,
जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, ठीक है। और इसने कहा था कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, याद रखना। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किसका है? जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध शासक मुगल बादशाह था जहांगीर, तो यह कथन भी उन्हीं का है कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा में अकबर का मकबरा को हानि पहुंचाई था? अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया। तो ये राजा राम जाट हुआ था, जाट बादशाह था राजा राम। इसके द्वारा अकबर के मकबरे से, जो सिकंदरा आगरा में पड़ता है, उसकी कब्र से उसकी अस्थियों को निकाल करके जला दिया था। किस मुग़ल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फ़कीर कहती थी? तो याद रखना, औरंगजेब की जो प्रजा थी उसे शाही वेश में एक फ़कीर कहा करती थी। आगे देखो, चोल काल में उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? तो उर का था, उर का। चोल काल में हुआ करते थे ये उर सभा महासभा, इसमें जो लघु गणतंत्रात्मक स्वरूप था ये उर का था। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? द्रविड़ चोल कला, तो बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था दाहिर, याद रखना, दाहिर ही था। और दाहिर को ही अरबों के आक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे देखो, 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला? तो याद रखना, बौद्धों का सहयोग मिला था मोहम्मद बिन कासिम को जब उसने दाहिर पर आक्रमण किया था 712 में। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है और उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्ण मुक्त रखा? तो ब्राह्मणों को उसने कर मुक्त रखा था इससे, जजिया से, लेकिन सभी को कर लगाने के लिए कहा, सभी पर लगाया था, ओनली ब्राह्मण पर नहीं लगाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक हुआ तुगलक वंश का, उसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था यह जजिया। आगे देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भृगुकच्छ नंदीपुर शाखा, माह्यपुर मेदंतक शाखा, उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक था नागभट्ट। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगजुर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहा है? किस विदेशी शासक के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगजुर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहा गया है? अल मसूदी के द्वारा। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी? बिहार में यह की गई थी धर्मपाल के द्वारा। आगे देखो, दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा उत्तर भारत की राजनीति में सबसे पहले हस्तक्षेप किया गया था। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि थे जयदेव, जिसके द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी जयदेव के द्वारा। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? देखो, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, उसमें से 1025 में किया था सोमनाथ जो गुजरात का मंदिर है उस पर। और उस टाइम वहाँ पर शासक था भीमसेन प्रथम। कौन था? भीमसेन प्रथम, याद रखना अच्छे से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? चंपारण में किया था महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में, याद रखना, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस ने 1942 में प्रस्ताव पारित किया था। महात्मा गांधी
को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे? अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन, याद रखना अच्छे से। और डिकीवर्ड योजना के तहत विधानसभा का विभाजन हुआ था। निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मज़ा आ रहा हो वीडियो में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर लो अगर नहीं किया है तो, जिससे कि आगे और वीडियो मिलती रहे आपको, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। देखो आगे क्वेश्चन कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार रहे 1924 में बेलगाम में। किसने कहा था? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया और दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना। चौरी चौरा कांड का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में, याद रखना। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड, जो 1925 में हुआ था। आगे देखो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद के बाहर है साबरमती आश्रम जो है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल, इसका बंदरगाह भी था और यहीं से फारस की मुद्राएं मिली थी, याद रख लेना। आगे देखो, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, होर्डिंग ने कराया था विक्टोरिया मेमोरियल का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये तैयार किया था मैडम भीकाजी कामा ने। इसमें ये राष्ट्रीय ध्वज का देखो, ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया हुआ है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, और इसमें दिया हुआ है मैडम भीकाजी कामा। तो इसे आप काट करके अच्छे से कर लेना है, इसे पिंगली वेंकैया, याद रखना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसे। आगे देखो, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास उपन्यास को लिखा गया था। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था सबसे पहले। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आइए देखो, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। सैडलर आयोग का संबंध ये शिक्षा से, सैडलर आयोग का। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात या सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में बना था उड़ीसा बिहार से अलग होकर के। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। ये पत्रकार थे और ये पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल गए थे, याद रखना। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था श्री राजगोपालचारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। किसका नाम अली गुरसास था? तो बता दिया था मैंने पहले ही, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरसास। कृष्णदेव राय जो थे कहाँ के शासक थे? तो ये विजयनगर के सम्राट थे, ठीक है, जो संगम वंश के नहीं थे, ये थे तुलुप वंश के।
तुलुप वंश के शासक थे या कृष्णदेव राय, याद रख लेना अच्छे से, जो विजयनगर में चार साम्राज्यों ने शासन किया था। संगम, तुलुप, कण्व, आर्यभू, ये 4 वंश हुए थे वहाँ पर। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। अटाला मस्जिद कहाँ है? ये जौनपुर में पड़ती है अटाला मस्जिद। किस सुल्तान ने नया मंत्रालय दीवाने रियासत या वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने रियासत की स्थापना की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? तो कबीर का संबंध है बीजक से। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, इसकी रचना की थी अश्वघोष ने। बौद्धों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा व सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ये कारसापण कहा जाता था। कारसापण क्या कहा जाता था? कारसापण। 4 धातुओं से, सोना, चांदी, तांबा और सीसा। मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेरों का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये गुप्त काल में हुई थी। श्री गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है चिकित्सा विज्ञान से। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कब की थी? 1828 में। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा अंग्रेज साम्राज्य का। सांची का स्तूप यह अशोक ने बनवाया। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो धन का निकास या धन का बहिर्गमन सिद्धांत को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 850 में। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे? कोलीय से। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 500 क्वेश्चन की ये सीरीज है। देखो कितनी क्लास और होती हैं, कोशिश करूँगा 2 क्लास और कर दूँ, 2 में कंप्लीट करने की इसे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर दें। पढ़ते रहें, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। बाय।